पेपर पास आए, दिल घबराए, बोर्ड वालों ने कैसे पेपर बनाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय पेपर पास नहीं होता है। तो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? ऐसा ही गाना तुम्हारे दिमाग में तो नहीं चल रहा कि पेपर पास नहीं होने वाला। बच्चों, जो सीरीज हम डाल रहे हैं जेके बोस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और जो मॉक टेस्ट तुम्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो बच्चों करते रहिए और इस इंसान की बातें मानते रहिए। एग्जाम वाले दिन जब पेपर दे के आओगे ना, तो ढूंढोगे, मिल जाओ सर एक बार, इतना अच्छा आपने पढ़ाया है कि वहीं से सब आया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज फिर से एक और चैप्टर के हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वन शॉट हेड शॉट, है ना? पढ़ी हेड शॉट वाली वीडियो? पढ़ लो बच्चों, केमिस्ट्री की रिएक्शन वहीं से आएगी। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेके बोस के हम पढ़ने लगे हैं क्लास 10th के। किसके? जेके बोस के। तो जेके बोस वालों जुड़ जाओ जल्दी से। चलिए, तो बच्चों क्या है पहला क्वेश्चन? देखो, जेके बोस ने पूछ रखा है, जेके बोस ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है 2000, अरे मुन्ना नाराज हो गए क्या? 2016, 2019, 2023 में 3 और 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आ चुका है। रिफ्लेक्स एक्शन और वर्किंग का डिफरेंस, रिफ्लेक्स एक्शन और वर्किंग का डिफरेंस पक्का पेपर में करके जाना है। और अगर तुम्हें नहीं आता तो उसका जवाब भी तुम्हें मिलने वाला है, तो मुन्ना टेंशन नहीं करनी। अच्छा, स्लाइड्स इधर उधर हो रखी थी क्या? हाँ, नहीं सही है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तो डिफरेंस की बात ही कर लेते हैं ना, तो चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग का डिस्टेंस आपसे बच्चों पूछा हुआ है, तो हमें पता है रिफ्लेक्स एक्शन सडन ऑटोमेटिक रिस्पांस होते हैं स्टिमुलस के, जो इनवॉलेंट्री होते हैं, हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं गर्म पतीले को टच कर रहा हूं तो मेरा हाथ उसी वक्त साइड हो जाएगा, मुझे कोई पिंच कर रहा है यहाँ पे, मैं हाथ वहां से साइड कर दूंगा। तो ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। मैं तुम्हें चांटा लगा रहा हूं, तुम हाथ अपना ऐसे करके पीछे कर लेते हो अपना मुंह, है ना? तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन का नेचर कैसा है? ये इनवॉलेंट्री है और ऑटोमेटिक, मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं करते, ये खुद के द्वारा है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही हम शेर को देखते हैं भागना शुरू कर देते हैं, सांप को देखते हैं हड़बड़ा जाते हैं, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है और ये ऑटोमेटिक है। जबकि वॉकिंग, आपका मन होगा तो चलोगे, नहीं होगा तो नहीं चलोगे, ठीक है? कंट्रोल कौन करता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि अगर मेरे यहाँ पे कोई गर्म कप था या पतीला था, मैंने उसको टच किया, है ना, टच किया, तो सिग्नल यहाँ से आया, सेंसरी न्यूरॉन लेके आएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल पहुंचेगा और हम हाथ यहाँ से साइड कर लेंगे। ऐसे ही करते हैं, ठीक है? यहाँ से जैसे ये पहुंचेगा यहाँ तक सिग्नल, यहाँ से मोटर न्यूरॉन वापस सिग्नल लेके जाएगी और हाथ यहाँ से हम साइड कर लेंगे। तो बड़ी जल्दी ही होता है, जैसे गर्म चीज को टच किया हाथ साइड कर लेते हैं। सोचो, ये सिग्नल यहाँ से जाए स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, और फिर वापस आए तो टाइम ज्यादा लगेगा, इतनी देर तक तो हाथ जल जाएगा ना मुन्ना। तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है और वॉकिंग को ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। और बैलेंस और पोस्चर के लिए जो है वो तो आपको पता ही है, सेरिबेलम। स्पीड रिफ्लेक्स एक्शन की बड़ी तेज होती है, जैसे ही गर्म चीज को टच करो हाथ साइड कर लेते हैं, जैसे ही शेर को देखो भागने शुरू हो जाते हैं ना। तो वॉकिंग कंपैरेटिवली हमारी जो है वो स्लो है। ये चीजें हम याद रखेंगे। अच्छा सर, रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? अच्छा सर, रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? तो बच्चों टेंशन क्यों कर रहे हो, आर्यन सर है, सब पढ़ाएंगे। किस तरीके का और क्वेश्चन बन सकता है उसे भी आज हम देख के यहीं पे इसी वीडियो लेक्चर पे जाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, एक तो बड़ी तेज है, सडन एकदम से होता है, ऑटोमेटिक खुद से होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है स्टिमुलस को। स्टिमुलस हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आना। तो अगर इस रूम की गर्मी बढ़नी शुरू हो जाए तो मैं क्या करूंगा? कपड़े उतारूंगा, है ना? क्या करूंगा? जैकेट उतार दूंगा, ठीक है? तो ये मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि राइज इन टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया, ये भी एक स्टिमुलस है। ओके, अच्छा, अब आगे एग्जांपल। तो व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश, जैसे ही तुम कोई अच्छी चीज देखते हो, काजू कतरी देखी और मुंह में पानी आना शुरू हो गया, सैलिवेशन इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? कफिंग, स्नीजिंग, यार्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स आर क्या है सर, वो भी बता दीजिए। रिफ्लेक्स आर क्या है वो भी बता दीजिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो तुम समझ चुके होंगे, रिफ्लेक्स आर्क है। देखो अब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ कैसे वो देखते हैं। ये एक कैक्टस का पौधा था, ये एक कैक्टस का पौधा था,
इसको चिंटू ने टच किया। इसको जैसे ही कोई टच करेगा तो टच करते ही यहां से हमारे हाथ से लगी होगी सेंसरी न्यूरॉन। ये जो रेड वाली है ये है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके आएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। ये जो बटरफ्लाई शेप की यहाँ बनी हुई है ना, ये है मुन्ना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल इंटरप्रेट होगा और इस सिग्नल को, ये जो येलो वाली यहाँ बनी हुई है ये है मोटर न्यूरॉन, हमारे मसल सेल तक सिग्नल लेके जाएगी और मसल कंट्रैक्ट होंगे और हम वहां से कैक्टस से हाथ अपना क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। तो ऐसे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन चलता है। किस किस की इन्वॉल्वमेंट हुई? सबसे पहले अफेक्टर रिसेप्टर ऑर्गन की। तो रिसेप्टर ऑर्गन हो गया हमारी स्किन, है ना, यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन होंगे, सेंसरी रिसेप्टर होंगे। इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल दिया, सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंची। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो ग्रीन से यहाँ दिखाया हुआ है बच्चों, ये होता है रिले न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन होता है? रिले न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, आगे सिग्नल लेके जाएगा। रिले न्यूरॉन जो है इस सिग्नल को भेज देगा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेज देगा हमारे मसल सेल तक। मसल जो है हमारे वो कैसे काम करेंगे, इफेक्टर ऑर्गन, और इफेक्टर ऑर्गन से जो है वो हम हाथ अपना साइड कर लेंगे। ऐसे बच्चों ये पूरा काम चलता है। इतनी बात तो मैं समझ आई। ये जो पूरा पाथ बना है ना, ये जो पूरा पाथ बना है, ये जो एक आर्क बनी है, इस आर्क को ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। The pathway through which nerve impulse pass during reflex action is called reflex arc. जो पूरा पाथवे है जिससे हमारी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स आर्क। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है जो बच्चे छोड़ के जाएंगे पेपर में, वो करके जाना। थ्योरी मैंने यहाँ दे दिया है। रिफ्लेक्स एक्शन आ गया, अब डिफरेंस में नहीं आया, और पूछ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन में स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो तुम तो वहां परेशान हो जाओगे, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क वाले स्टेप बनाने, और थ्योरी मैंने यहाँ दिए। देखो स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, आने के चांस हैं। सेम क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते रहेंगे, है ना, क्योंकि ये सीबीएसई में आ चुका है तो अब आपको आएगा। सीबीएसई में जो पिछले 2-3 साल आता है वो आपको इस साल देखने को मिलता है। ऐसा ही होता है ना। चलिए, और रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रिसेप्टर ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अफेक्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड और अफेक्टर ऑर्गन मिलजुल के हमारा रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। बिल्कुल सच बात है। स्टेप क्या क्या है? पहला क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन जो है डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को। रिसेप्टर ऑर्गन स्किन होगी, इसने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया कि कांटा लगा, कांटा लगा, हाय लगा, है ना। ओके, अब देखो, सेंसरी नर्व कैरी द इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो सेंसरी नर्व है ये लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व इंपल्स को। स्पाइनल कॉर्ड मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी मोटर इंपल्स में। सेंसरी इंपल्स, जो सेंसरी इलेक्ट्रिक सिग्नल आया उसको बोलेंगे सेंसरी इंपल्स। सेंसरी इंपल्स को कन्वर्ट कर देगी मोटर इंपल्स में, और मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर नर्व जो है वो इसको लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। वहां पे अफेक्टर ऑर्गन को जाके मिलेगा, अफेक्टर ऑर्गन जो है रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा, वहां से हाथ अपना साइड कर लेगा। बच्चों ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो तुम लोग ले लो। बढ़िया, चलिए आगे चलते। सर आगे कहाँ चलते हैं? देखो यहाँ चलते हैं। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ स्पॉट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2017, 2020 और 2024 में आ रखा है, 3 मार्क्स का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है कि ऑक्सिन किस तरीके से टेंड्रिल की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास पीवाईक्यू वाली बुक है तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन था। हाय 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 सर, मतलब ऐसी स्लाइड लाई हो कि देख के ही मजा आ जाए। चलिए देखते हैं। मुन्ना देखो क्या है, टेंड्रिल क्या होते हैं। तुमने बेल देखी होगी, तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं ऐसे लगी होती है, और बेल को लगने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए उसको हम धागा लगा देते हैं, या ऐसी कोई स्टेम होगी उससे ये लिपटती जाएगी। जहां पे इसकी कॉइलिंग हुई इस पार्ट को हम बोलते हैं टेंड्रिल। इसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। तो बोल रहे हैं ऑक्सिन किस तरीके से टेंड्रिल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्सिन क्या है। ऑक्सिन एक प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है। अब होता क्या है कि बेल का जो वाला हिस्सा, जैसे ये बेल एक है, मैं यहाँ बना देता हूँ अलग से। देखो ये एक बेल आ रही थी, जैसे ही ये इसको टच करेगी, ठीक है, जैसे इसको जिस जगह पे टच करेगी इस जगह ये रीजन ग्रोथ कम करेगा, और ये जो पीछे वाला रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पे ऑक्सिन भाग जाएगा। ऑक्सिन भर भर के यहाँ पड़ा होगा, और ऑक्सिन इस रीजन की कराएगा ग्रोथ। अब तुम्हें पीछे वाले रीजन की ग्रोथ हो रही है, आगे वाले रीजन की ग्रोथ नहीं हो रही, तो पीछे से मुन्ना डिक्का लगेगा तो तुम भी यहाँ ऐसे 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 कॉइल हो जाओगे ना। तो इसी वजह से टेंड्रिल जो है वो बनती है। दिख रहा है यहाँ पे हाई, पीछे वाले रीजन में हाई ऑक्सिन की कंसंट्रेशन है, आगे जो है वो लो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन है। तो क्या लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो कि
व्हेन अ टेंड्रिल कम इन कांटेक्ट विद अ स्पोर्ट, जैसे ही टेंड्रिल जो स्पोर्ट के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन रीडिस्ट्रीब्यूट अनइवनली विद इन द टेंड्रिल। तो अलग अलग ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि जितना आगे उतना ही पीछे रहेगा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पीछे वाली जगह ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम द साइड टचिंग द स्पोर्ट, जो जगह टच कर रही है ऑक्सीजन को, उससे जो टेंड्रिल को, टेंड्रिल जहां पे बन रहा है उस जगह से अपोजिट वाली जगह पे क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा भाग जाएगा। दे अकोमुलेटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टेंड्रिल, तो टेंड्रिल के अपोजिट साइड में, अगर टेंड्रिल यहां बन रहा है तो अपोजिट साइड में ऑक्सीजन आपको दिखेगा। हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से वहां पे सेल जल्दी ग्रो करेंगे, इधर की ग्रोथ जल्दी होगी। द साइड इन द कांटेक्ट विद द स्पोर्ट ग्रो मोर स्लोली, ये वाली जो साइड है ये स्लोली ग्रो करेगी, अनइक्वल ग्रोथ देखने को मिलेगी। कॉज द टेंड्रिल बेंड, इसकी वजह से टेंड्रिल बेंड और कॉइल होता हुआ दिखेगा। आई समझ? चलिए, अरे बच्चों नाचना पड़ता है तुम्हारे लिए। अच्छा, रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स सेक्शन, ब्रेन का क्या रोल है रिफ्लेक्स सेक्शन में? 2015, 2018 और 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2 से 3 मार्क्स का ही है। ब्रेन का क्या रोल है रिफ्लेक्स सेक्शन में? सर रिफ्लेक्स सेक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड देखती है, तो ब्रेन का रोल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए फंसते हैं और एग्जामिनर फंसाता है, तो आंसर बच्चा ये है, तुम लिख लो, ठीक है। बोले रिफ्लेक्स सेक्शन, द ब्रेन डज नॉट कंट्रोल इमीडिएट रिस्पॉन्स, ब्रेन जो है वो इमीडिएट, ब्रेन तो नहीं करता ना, कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, टू इंश्योर क्विक रिएक्शन, ताकि जल्दी से जल्दी हम रिएक्ट कर पाए अगर किसी गर्म चीज को छू रहे हैं या ऐसा कुछ इश्यू बनता है। हाउएवर ब्रेन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, स्पोर्टिव रोल है। क्या रोल है? रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्लेक्स सेक्शन आफ्टर इट हैज ऑकर्ड, जब एक बार रिफ्लेक्स सेक्शन हो जाता है तो हमने गर्म चीज को टच किया और वापस आ गया। अब सोचो खाली स्पाइनल कॉर्ड का काम ही होता तो तुम्हें बाद में क्या वो मेमोरी रहती? नहीं ना रहती। तो इसलिए ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इंटरप्रेट द स्टिमुलस, स्टिमुलस को इंटरप्रेट करता है कि भाई जो अभी इवेंट हुआ, जो अभी रिफ्लेक्स सेक्शन हुआ, वो पेनफुल था या उसमें हीट ज्यादा थी, क्या था? हेल्प इन लर्निंग एंड मेमोरी, मेमोरी के लिए काम आएगा इसका बाद में, ठीक है। मॉडिफाइंग रिफ्लेक्सेस इन सम केसेस, तो बोल रहे हैं कि कभी कभी केसेस में वो रिफ्लेक्स सेक्शन को मॉडिफाई भी करता है। एग्जांपल, स्टॉपिंग और कंट्रोलिंग अ रिफ्लेक्स कॉन्शियसली, तो अगर कोई रिफ्लेक्स सेक्शन हो रहा है तो उसको रोक भी सकता है, ठीक है। मतलब हमने अब किसी चीज को टच किया और हाथ साइड किया, ठीक है, और इस तरफ भी गर्म चीज थी, तो अब इधर से रिफ्लेक्स इधर आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी चलता रहेगा, इधर से इधर आया, उसके बाद हमने रोक दिया कि भाई इधर से ही हाथ को बाहर निकालेंगे। समझे मुन्ना? ये आंसर दोगे। देखो आंसर आपको पता है, बट प्रॉब्लम क्या है ऐसे क्वेश्चन पे कि आप अनएक्सपेक्टेड जाओगे वहां पे कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप वही पढ़ के जाओगे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, ये वो, और एग्जामिनर तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? अगर तुम लॉजिकल मास्टर जी को फॉलो करोगे और ये वाले क्वेश्चन बनाते जाओगे। बच्चों बिना मजाक के तुम्हारे एग्जाम की बायो की, है ना, एग्जाम डेज में जो तुम्हारे लिए बायो लानी है, पूरे चैप्टर रिवाइज कराने, उसकी स्लाइड्स रेडी कर दी है तुम्हारे सामने। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट रहता है, वो भी कुछ दिन में रेडी हो जाएगा। एग्जाम के दिनों में हम लोगों ने ऐसे जुड़ना और रिजल्ट ला के दिखाना अपने घर वालों को और अपने रिलेटिव्स को, जो कहते हैं ना तुम्हारा बच्चा कहाँ से रिजल्ट लाएगा, अंदर अंदर ये सोच रहे होते हैं। फिर रिजल्ट वाले दिन फोन करते हैं, हेलो कितने मार्क्स आए हैं चुन्नू के, तो उनको बताना है हमने, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था प्लांट हार्मोन्स एंड ट्रॉपिज्म के ऊपर, और ये बहुत बार आ चुका है, 5 मार्क्स पे आता ही है ना। तो प्लांट हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं, आज उन सब पे बात करेंगे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें वीडियो लेक्चर चाहिए प्लांट हार्मोन्स पे या इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। प्लांट हार्मोन्स जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स 2 तरह के होते हैं। ये केमिकल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ भी करवाते हैं और प्लांट की ग्रोथ को रोकते भी। अब सोचो एक प्लांट ग्रो कर रहा है, स्पेस से बाहर चला गया और सारा जमीन का पानी वही ले गया, तो हमें इतनी ग्रोथ नहीं चाहिए। हर चीज की ग्रोथ के बाद उसे रुकना भी होता है, थमना भी होता है। तो इसलिए प्लांट हार्मोन 2 तरह के होंगे, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, है ना, और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। 2 तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ये ग्रोथ करवाएंगे और ये ग्रोथ को रोकेंगे। प्लांट हार्मोन केमिकल सब्सटेंस हैं जो प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबी, ये 5 आपको याद करके जाने हैं। ऊपर वाले जो 3 हैं ये हैं ग्रोथ प्रमोटर, और नीचे वाले जो 2 हैं ये हैं ग्रोथ इनहिबिटर। और इनमें से भी एक्चुअल ग्रोथ इनहिबिटर होगा तो वो होगा एबीए, जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ये है ग्रोथ इनहिबिटर,
ठीक है। और इथाइलिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर है। दोनों की तरह कौन सा हार्मोन काम करेगा? इथाइलिन। और जो इथाइलिन है ये ओनली गैसियस हार्मोन है, ओनली गैसियस हार्मोन है प्लांट का, इसको याद रखना। अच्छा, सेल डिवीजन पूछते हैं कौन करवाता है, तो सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। सेल इलोंगेशन अगर पूछ लेंगे, एक होता है ये एक सेल था इसने डिवाइड किया और दो सेल बनाए, और एक होता है ये एक सेल था ये बड़ा हो गया। सेल का साइज बड़ा कौन करेगा? ऑक्सिन। ठीक है। स्टेम की इलोंगेशन कौन करेगा? जिबरलिन। जो जिबरलिन है ये पहली बार किस में डिस्कवर किया गया था? तो एक फंगस में, इसका नाम था जिब्रेला। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ये आपका ही क्वेश्चन है, लिखने का तरीका देखो, तुमने भी इसी तरीके की रिप्रेजेंटेशन वहां देनी है, गन मत डाल के आना। चलो देखो, ट्रॉपिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें पता है प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ दो तरह की होती है, एक होती है ट्रॉपिज्म वाली, है ना, और एक इसमें क्या होती है, प्लांट के पार्ट जो है वो ग्रो करेंगे इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है। और जो दूसरी होती है नास्टिक मूवमेंट, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है, वहां पे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं होता, बस प्लांट जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि टच मी नॉट वाला केस था। उस जैसे ही हम उस पत्ते को टच करते हैं तो उसके पत्ते सारे टच मी नॉट प्लांट के फोल्ड हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ मूवमेंट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ फिलहाल ट्रॉपिज्म पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रॉपिज्म क्या है? डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है, ये ग्रोथ मूवमेंट है और वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होती ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब कितने तरह की ट्रॉपिक मूवमेंट होती है? तो पहली आ गई हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी नीचे की डायरेक्शन में तो रूट नीचे की डायरेक्शन में मूव करेंगी और स्टेम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो रूट जो है वो पानी की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और शूट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो होंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। अच्छा, और कौन सी पूछी जाती है बच्चों? और ये टेंड्रिल देखो, ये एग्जैक्ट टेंड्रिल ऐसे बनती है। फोटोट्रॉपिज्म, ऑक्सिन वाला केस आपको पता ही है कि प्लांट जिस तरफ धूप होगी उस तरफ जो है वो बेंड करना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इस पे भी आगे क्वेश्चन है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ लाइट is called phototropism. Geotropism, movement of plant part in response to gravity, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, है ना। तो अगर हम इस प्लांट को टेढ़ा करके रखें तो उसकी रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ ही आएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, और शूट थोड़ी सी ऊपर उठने की कोशिश करेगी। ग्रेविटी की तरफ कौन है? रूट, तो इसलिए वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगी। कीमोट्रॉपिज्म में बच्चों एग्जांपल वही पोलन ट्यूब की जो डेवलपमेंट होती है, पोलन ग्रेन जब यहाँ पड़ता है तो पोलन ग्रेन को कैसे पता चलता है कि जो ट्यूब बनानी है वो ऐसे करके यहीं लेके जानी है, वो यहाँ से सीधा आता या ऐसे जाता, इधर आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो एंडोस्पर्म है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो इधर सिनर्जिड्स पड़े हुए हैं वो केमिकल क्रिएट करेंगे और उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा। तो मूवमेंट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इसे बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म, और इसकी एग्जांपल आ जाएगी पोलन ट्यूब की ग्रोथ। इस क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे। क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट व्हिच इज अवे फ्रॉम द लाइट इज। इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे चाहिए। अगर इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे नहीं दिया तो अगले चैप्टर पे वीडियो नहीं मिलने वाली, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, आंसर देके जाना, मस्ती खोर हो तुम लोग। फिर थिग्मोट्रॉपिज्म बच्चों, थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मतलब मूवमेंट इन रिस्पांस टू टच या फिर कांटेक्ट। जैसे कि टेंड्रिल थी, जो हिस्सा टच हो जाता था वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहता था, ऑक्सीजन पीछे चला गया, पीछे ग्रोथ ज्यादा कराएगा, आगे वाला रीजन जो है वो कॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन में ये भी चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है? केमिकल बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दो तरह की कोऑर्डिनेशन है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारा ब्रेन, हमारी नर्व्स, इन सब की इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो केमिकल्स क्रिएट होते हैं जिन्हें हार्मोन्स हो रहे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, काफी बार पूछा जाता है। आंसर इसका कुछ ऐसा है, तो आपने देना है, स्क्रीनशॉट ले लो। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इज द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज बाय हार्मोन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में किसका रोल रहेगा? हार्मोन का। दीज हार्मोन्स कौन सिक्रीट करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। दो तरह के ग्लैंड होते हैं ना बच्चों, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और एक्सोक्राइन को बोलते हैं डक्ट वाले ग्लैंड, है ना, तो उसमें डक्ट होगी। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये जो सिक्रीट करेंगे उसे बोलेंगे हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो जो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स उन्हें बोलते हैं एंजाइम्स। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? एंजाइम्स। आपने
बताना है या मैं बता देता हूँ आपको, आप उसी का आंसर देना जो पूछा है। जो पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है बच्चों और जो एंडोक्राइन भी है, ध्यान रखना, ठीक। ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। तो क्या होता है कि जो हार्मोन्स, अब इसमें डक्ट तो है नहीं, हार्मोन सीधा जाके ब्लड में घुलेंगे। अब जैसे मुझे सिर दर्द हो रही है या कहीं भी ग्रोथ चाहिए थे उस जगह पे, तो उस जगह पे ब्लड जाएगा और ब्लड जो है उस हार्मोन को वहां तक पहुंचाएगा और वेयर दे प्रोड्यूस रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, तो वहां जाके वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज जनरली स्लो, केमिकल एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। अब वही बात है, केमिकल पहले ब्लड में घुलेगा फिर उस साइड तक पहुंचेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। वहीं पे अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो, हमारे नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो, टच किया तो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच गया। बढ़िया बच्चों, यही आंसर देना तुम्हें। और ये मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि सीबीएसई से मिक्स कर रहा हूं, तुम्हारे जो आंसर्स हैं वो उतनी ही लाइंस के होंगे, उतने ही वर्ड्स के होंगे जितने तुम्हें चाहिए। सीबीएसई को कंपैरेटिवली कम चाहिए होती है वर्डिंग, तुम्हें ज्यादा चाहिए होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ओहो हो सर, क्या क्वेश्चन लाए हो। तो बच्चों, न्यूरॉन की इमेज कोई आगे हो ना, तो मैं उससे पहले समझा लूं तुम्हें। होगी यार, ऐसे हो नहीं सकता। हाँ 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 सर, तुम्हें तो सब याद है। चलो देखो बच्चों, ये है एक न्यूरॉन और ये है दूसरा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? नर्व सेल, हमारे ब्रेन का, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का, हमारे नर्वस टिश्यू जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? न्यूरॉन से मिलकर बने हुए हैं। इन्हें आपने कंफ्यूज नहीं करना नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन किडनी का सेल था और ये ब्रेन का सेल है, ये फर्क है दोनों में। ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ना, लगभग 1 मीटर का जो होता है ये न्यूरॉन हमारा होता है। इसमें ये जो काफी सारी ब्रांचेस निकली हुई है ना, ये इन्हें कहते हैं बच्चों डेंड्राइट्स। इन्हें क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। सेंटर में ये जो गोला सा है ना, इसे हम कहते हैं बच्चों सोमा, या फिर सेल बॉडी, या फिर पेरिकैरियन, या फिर साइटोन। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इन्होंने सोमा दिया। सोमा से अगर मैं देखूं तो ढेर सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं। इन छोटी छोटी ब्रांचेस को कहते हैं हम डेंड्राइट्स। और एक बड़ी सी ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच को बच्चों हम कहते हैं, ये जो बड़ी ब्रांच यहां तक आई है, ये बड़ी ब्रांच को हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है। अब अगर मैं सेल बॉडी के अंदर बात करूंगा तो इधर क्या होगा? सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। इसके अलावा बच्चों यहां पे प्रेजेंट होगा, इसके अलावा बच्चों यहां पे प्रेजेंट होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स। और इसके अलावा बच्चों छोटे 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 ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे 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 ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे। इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं बच्चों नीसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? नीसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये आ गया न्यूरोफाइब्रिल्स, ये आ गए नीसल्स ग्रेन्यूल्स, और इधर की तरफ आगे जो है वो सिग्नल कैसे जाएगा उसे अब हमने देखना है। तो बच्चों क्या हो रखा है, ध्यान से देखो। जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं ये सिग्नल को आगे की तरफ लेके जाएंगे। नीसल ग्रेन्यूल्स हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं इस सेल की। ठीक है, अब देखो क्या होगा। मैंने इसको टच किया, ये पॉइंटेड चीज है, मैंने इसे टच किया। जब टच करूंगा तो इधर फिंगर की टिप्स में कौन सा पार्ट होगा इसका? तो इसका ये वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा बच्चों? ये वाला इसका पार्ट रहने वाला, ये वाला पार्ट इसका होगा। इसने सिग्नल, जैसे स्किन ने सिग्नल लिया, ये दे देंगे डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट सिग्नल अंदर की तरफ लेके आएंगे, अंदर बैठे हुए हमारे न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल सिग्नल को लेके जाएंगे इस तरफ। इधर क्या बच्चों? इधर है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये जो येलो येलो कलर की शीट दिख रही है आपको, ये होती है माइलिन शीट। इसे क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। हर एक्सॉन पे प्रेजेंट नहीं होती, जिस पे प्रेजेंट होगी वो सिग्नल को बड़ी तेजी से लेके जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या हुआ माइलिन शीट का? फास्ट सिग्नल को कंडक्ट करना। अब ये सिग्नल जाएगा आगे की तरफ, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे जाके आगे ये फिर से ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे नोब लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, है ना, ऐसे गोले गोले से। इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं बच्चों? साइनेप्टिक नोब। तो यहां तक कैसा सिग्नल था? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल था। टच किया वो सिग्नल गया, यहां तक था इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब सोचो मैंने इसको टच किया, यहां तक था मेरा, ये खत्म हो गया, एक न्यूरॉन खत्म हो गया। अब आगे दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, तो उसका कौन सा वाला एंड आएगा? पहले उसका आएगा डेंड्राइट्स वाला पार्ट, क्योंकि ये सिग्नल रिसीव करेंगे।
बट अब मुश्किल ये है कि ये दोनों अटैच नहीं होते। अब ये अटैच नहीं होते तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे वायर में भी जाता है, जहां से वायर टूटी है तो आगे सिग्नल आ जा पाएगा, तो कैसे सिग्नल जाएगा? तो यहाँ पहुंच के ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट होगा केमिकल्स में, और इन केमिकल्स को बच्चों हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट होगा केमिकल सिग्नल में, केमिकल सिग्नल वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और अब ये इनिशियल ग्रेन्यूल इन्हें लेके जाएंगे इस तरह तक, इधर से भी इससे साइनेप्टिक नोब, और आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये वाला जो रीजन है, ये जहाँ पे साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। इतनी बात समझ आई? अच्छा, तो ये जो पूरा जंक्शन बना ना बच्चों, यहां से लेके यहां तक, साइनेप्टिक नोब वाला या नर्व एंडिंग से लेके एक न्यूरॉन की और दूसरे के डेंड्राइट्स तक, इस जंक्शन को कहते हैं बच्चों साइनैप्स, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इकट्ठे हमने पूरा ही नर्व सेल एक्सप्लेन कर दिया। तो नर्व सेल में फिर से रिपीट करेंगे, क्या क्या है? डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर नीसल ग्रेन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, और एक्सॉन जो एक बड़ी सी ब्रांच इधर से निकल रही है वो लेके जा रही है सिग्नल आगे की तरफ। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होगी तो ये सिग्नल को तेज लेके जाएगा। अब एक्सॉन आगे जाके नर्व एंडिंग्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे होती है साइनेप्टिक नोड। यहाँ तक जो सिग्नल आया है, ये सिग्नल कैसा सिग्नल है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। यहाँ पे कन्वर्ट होगा केमिकल्स में, इस केमिकल्स को बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। इनकी मदद से वापस से ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ के इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और ये आगे की तरफ ऐसे जाता रहेगा। ये जो पूरा गैप है, इस गैप को बोलेंगे साइनैप गैप या साइनेप्टिक क्लिफ्ट, और ये जो पूरा जंक्शन बना, इस जंक्शन को बोलेंगे साइनैप्स। तो थ्योरी तुम लोगों को क्या लिखनी है? स्क्रीनशॉट बिल्कुल सेम जो मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं कि नेट से चेप दी थ्योरी, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही थ्योरी है, एक स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, साइनैप्स सब कुछ है। उसके बाद इसके अंदर भी एक्सप्लेन किया नीसल ग्रेन्यूल और सब कुछ, स्क्रीनशॉट मार लो, बढ़िया है, याद रहेगा। अच्छा, ये देख लेना कि एक्सॉन प्लस शीथ को, एक्सॉन प्लस माइलिन शीथ को बोलते हैं नर्व फाइबर, और नर्व फाइबर प्लस नर्व फाइबर मिलकर बनाता है एक नर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचेंगे। बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड। एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन एक हार्मोन है। कौन बनाता है ये? किडनी के ऊपर, हमारी जो किडनी होती है ना, अगर ये हमारी किडनी है तो इस किडनी के ऊपर जो बुड़बकवा पड़ा है, इस ग्लैंड को कहते हैं एडर्नल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एडर्नल ग्लैंड। अच्छा, मैं देखता हूं अपनी स्लाइड्स बड़ा गंदा डाल देता हूं मैं, क्योंकि मुझे ये होती है कोशिश कि तुम्हारा टाइम खर्च ना हो, जल्दी से आगे लेक्चर चलता रहे। अब अच्छा तो मैं भी लिख सकता हूं बच्चों, पर उसे टाइम लगेगा। तो एडर्नल ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन बनाएगा, उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन। तो इस एड्रेनलिन के बारे में बताना है कि बॉडी कैसे, बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन, जब हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन सिक्रीट होगा तो तब बॉडी कैसे रिस्पॉन्स देगी। हमें पता है एड्रेनलिन एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब तुम शेर को देख लोगे, जब तुम पेपर वाले दिन पेपर को देख लोगे मुन्ना, तो दिमाग में स्ट्रेस चलेगा, और उस स्ट्रेस में जब हौच पौच हो जाता है, रात के 15 मिनट रह गए और तुम्हारी शीट कोई खींच रहा है, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? वो हार्मोन है एड्रेनलिन। क्योंकि ये कब सिक्रीट होता है, इसे हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज में ये आएगा। जब तुम फ्लाइट में हो या तुम फाइट कर रहे हो तो उस समय पे ये आएगा। इसे हम इमरजेंसी या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो इंसानों को तो स्ट्रेस होता है, कमेंट सेक्शन पे बताइए। प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, और प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? क्वेश्चन बनते जा रहे हैं तुम्हारे लिए, सब बताओ, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है ये कमेंट सेक्शन पे बताओ। तो जब भी एड्रेनलिन हमारी बॉडी के अंदर आएगा पेपर के टाइम पे, या शेर को तुम देख लो, तो तुम्हारी हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के मसल्स तक ज्यादा जाएगी, उसको थिंकिंग के लिए टाइम चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। लीवर जो है वो क्या करना शुरू कर देगा? हमें पता है जो भी हम मीठी चीजें करते हैं, ग्लूकोज पे काम करता है एक एंजाइम जो पेनक्रियाज बनाता है, जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन जाके लीवर में चुपचाप बैठ के स्टोर हो जाता है, लीवर में जाके बचा रहता है, ठीक है। तो हमारे जो शुगर हम खा रहे हैं वो जाके लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है। बट जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, शेर से तुम्हें भागना पड़ेगा, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उल्टा केस होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट शुरू हो जाएगा, और हमारे ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, सो दैट हमें एनर्जी ज्यादा मिले। तो ये तुमने इस तरीके से बढ़िया सा क्वेश्चन लगा के
आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट में। सर पीछे पढ़ तो रखा है बट ये अलग से क्वेश्चन आता है बच्चों, 2017, 2020, 2023 में आ रखा है, मार्क्स 3 में, ठीक है। ऑक्सीजन बेस्ड क्वेश्चन ये आता है। आज चलो इसे निपटा लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आधे बच्चों ने ये स्किप किया होगा, मुझे पता है। चलिए देखिए क्या होता है। ये एक प्लांट की स्टेम है और पूरी प्लांट की स्टेम के अंदर जो ब्लू ब्लू बताए हुए हैं ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। धूप ऊपर से पड़ रही थी तो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ था, क्या है जो भी हमें अभी देख रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, दिन का समय हुआ, सन इधर चला गया, धूप पड़ रही है। तो याद रखना बच्चों, जहां से धूप पड़ेगी हमेशा अपोजिट साइड क्या होती है? शैडो। और धूप के अगेंस्ट अपोजिट साइड में हमारा ऑक्सीजन जाके बैठ जाता है, धूप से दूर भागता है। तो धूप अगर इधर से पड़ रही है तो ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। तो जब इस वाले रीजन में बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो इस वाले रीजन की ग्रोथ होगी। इस वाले जब पीछे वाले रीजन की ग्रोथ हो रही है तो ये लमकेगा किस तरफ? इधर की तरफ गिरने की कोशिश करेगा और हमें ऐसा दिखेगा कि भाई धूप जहां से पड़ रही है उस तरफ प्लांट हमारा मूव कर रहा है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि धूप जहां से पड़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन चला जाता है और वहां पे ये इसको पसंद है छांव वाली जगह, वहां पे रह के वहां से ग्रोथ करवाएगा और धूप वाली साइड फिर प्लांट को बेंड होना पड़ता है। यही है फोटोट्रॉपिज्म। इसकी मैंने आपको पूरी थ्योरी दी है, ऑलरेडी भी समझा चुका हूं और अभी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसे तुमने देख लेना है, ये पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। और ऐसी डायग्राम बनाना, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करो, सिंपल सिंपल है। व्हाई डायबिटिक पेशेंट्स आर गिवन इंसुलिन? कितनी बार पहुंच रखा है कि इंसुलिन, सर अभी तो इंसुलिन के बारे में बताया आपने, थ्योरी ये है। थ्योरी मैंने पूरी वही लिखी है बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये किसी की स्लाइड्स नहीं है, मेरी खुद की है। तो एक एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखो बच्चों क्या होता है कि अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता होगा कि हमारा अगर ये है स्टोमक, है ना, तो स्टोमक के नीचे ऐसे एक लीफ लाइक सा ऑर्गन बनाया होता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बच्चों 3 डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। वहां एंजाइम था क्योंकि पेनक्रियाज इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेनक्रियाज एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। जब ये एंडोक्राइन होगा तो हार्मोन बनाएगा, जब ये एक्सोक्राइन होगा तो एंजाइम बनाएगा। डाइजेशन वाले चैप्टर में मतलब लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा इसने 3 एंजाइम बनाए थे, पैनक्रियाटिक लिपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो वो सब एंजाइम थे। वो इसका कौन सा वाला फंक्शन हुआ? वो हुआ इसका एक्सोक्राइन वाला। अब इस चैप्टर में हमें इसका एंडोक्राइन वाला फंक्शन पढ़ना है और ये 2 तरह के हार्मोन बनाता है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। दूसरा है ग्लूकागॉन। इंसुलिन पे क्वेश्चन आया हुआ है हमें। तो इंसुलिन क्या करता है बच्चों? जब भी आप मीठी चीजें खाते हो ये सारी शुगर जाके आपके ब्लड में इकट्ठी होती है और आपके ब्लड के अंदर भर भर के पड़ा होता है ग्लूकोज, मतलब ब्लड की शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इस पे इंसुलिन साहब आते हैं और इंसुलिन साहब ब्लड के अंदर ही होते हैं क्योंकि ये एक एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हार्मोन है और ये ब्लड में ही होगा। तो इंसुलिन इस पे एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और ये जाके तुम्हारे मस्त से लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना। और बाकी जो बचा वो बॉडी के फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, जिसकी वजह से ब्लड से शुगर का लेवल कम हो जाता है और पर्सन को डायबिटीज नहीं होती है। बट अगर इंसुलिन अच्छे से सेक्रेट पैनक्रियाज ना करे तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा और पर्सन को डायबिटीज होगी। तो डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि उनका पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा, प्रॉपर वे में इंसुलिन नहीं बना रहा, अलग से इंसुलिन जो है वो उसे लेना पड़ेगा, तभी उसकी ब्लड का लेवल नॉर्मल रहेगा। थ्योरी पोर्शन स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए, नीड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, इसकी जरूरत क्यों है? काफी बार पूछ रखा है, डेट मैंने आपको बताई हुई है कब कब किस किस ईयर पूछा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं इसको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर नेसेसरी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर नेसेसरी इन ऑर्गेनिज्म। क्यों? किस किस लिए? पहला, टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। तो अगर तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर तुम्हें बार बार कोई पिंच कर रहा है तो तुम कैसे उसका रिस्पॉन्स कर पाओगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मदद से, है ना। तुम्हारा स्किन सिग्नल भेजेगी ब्रेन को, ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा। तुम्हें बार बार कोई चोटी काट रहा तुम फेर के दोगे उसको कंपार्ट, मुझे मत मार देना यार ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा, टू रेगुलेट डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी की डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज के लिए ये जरूरी होता है, जैसे कि मूवमेंट, ग्रोथ, सिक्रीशन, है ना। अब देखो मेरा मन कर रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने ये हाथ ऐसे ऐसे हिलाना है, जय हिंद ऐसे करना है ना। तो ये जो मूवमेंट में ला पा रहा हूँ किस किस की कोऑर्डिनेशन है? मेरी इस पूरी बाजू की, ठीक है, और मेरे ब्रेन की। तो कैसे चल रही है? यहां से
कोऑर्डिनेट हुआ है मेरे ब्रेन के साथ, तो इसी वजह से हम मूवमेंट वगैरह कर पाते हैं। टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस, बॉडी के अंदर हेमियोस्टेसिस जिसे हम बोलते हैं, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करके रखना, इसके लिए भी बड़ी ज्यादा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। जितने मार्क्स का ये आएगा उतने की थ्योरी मैंने तुम्हें दे दी है, फटाक से एक स्क्रीनशॉट मारो, मजा आ जाएगा। चलिए, डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का भी आपसे पूछ सकते हो, और आपको पता है डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। बच्चों को पता है सारे रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री है, बट इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, इस पे हम आएंगे। इसका आंसर छोटा सा तुम्हें देके जाएंगे। मुन्ना देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों हमारी विल पावर में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इनवॉलेंट्री जो है एक्शन जो होंगे वो ऑटोमेटिक तो है बट वो स्लो है, बट रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक भी है और फास्ट भी है। इनवॉलेंट्री एक्शन का सेंटर हमारा ब्रेन भी है, ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ना, बड़े ज्यादा इनवॉलेंट्री एक्शन को देखता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन को कौन देख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड देख रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल हार्ट बीट, और आगे इनवॉलेंट्री एक्शन में तो विड्रॉल ऑफ हैंड, आपने हाथ साइड किया तो ये आगे आपके रिफ्लेक्स सेक्शन में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पेपर में इसका आंसर नहीं दे पाते। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन एट साइनैप्स। सर सब पता है, साइनैप्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट होगा केमिकल सिग्नल में, और वो केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो जो पूरा जंक्शन बनता है उसको कहते हैं साइनैप्स। सर बता रखा है, इलेक्ट्रिक इंपल्स रीच करेगी एक्सॉन को, एक्सॉन के एंड को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंचेगी, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, इंपल्स जो है वो नेक्स्ट तक चले जाएगी। इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल, पढ़ा रखा है, इसको पढ़ने की वापस जरूरत नहीं है। और वाई यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट इज एडवाइजेबल, हम जो भी नमक लेते हैं, टाटा नमक, देश का नमक, उस पर लिखा होता है आयोडीन एडिड होती है, आयोडाइज नमक हमें खाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गले पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बनाता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म मतलब सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर सारी रिएक्शन स्मूथली वर्क करती रहे, इसलिए थायरॉक्सिन की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है। और ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसको चलने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन के लिए आयोडीन लगता है। तो अगर आयोडीन तो टेस्टी होता नहीं है जो हम खाएंगे, तो इसलिए अगर नमक में डाल दिया जाए, और हम रोज नमक वाली चीजें तो खाते हैं, आयोडीन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप आयोडीन नहीं लोगे तो कौन सी बीमारी होगी, आयोडीन नहीं लोगे तो बीमारी होगी थायराइड ग्लैंड की, और इस बीमारी को बोलते हैं गोइटर। क्या कहते हैं, गोइटर। लिखा हुआ है प्रिवेंट गोइटर। आयोडीन थायरॉक्सिन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए, गोइटर को प्रिवेंट करता है और प्रॉपर इंश्योर प्रॉपर थायराइड फंक्शन। तो ये आपने बच्चों देख लेना। एग्जाम वाले दिन नजर लगा जाना, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर यही तो है मुन्ना, चैप्टर मैंने तुम्हें करा दिया, सब कुछ यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जितना चैप्टर में है ऑलमोस्ट चीजें हमने इस वीडियो में बात कर रखी है, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन तुम्हें पढ़ के जानी है तो पढ़ के जाइए, बट ये जो दो चीजें मैंने लिखी है ये पक्का पढ़ के जानी है। डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी, केमिकल में वही एंडोक्राइन ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो पता है तुम्हें, बस इसकी मतलब थ्योरी थोड़ी सी देख लेना, ये आ सकता है, ठीक है। और ब्रेन के फंक्शन पे एमसीक्यू आते हैं, पता ही है आपको। मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे जिसका नाम ही यही है। क्यों नहीं सर, इधर क्यों नहीं लाए, क्योंकि बच्चों उसका नाम ही यही है, एमसीक्यू ऑफ ब्रेन। मैं उसे कमेंट सेक्शन पे और डिस्क्रिप्शन में जो है, कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में से कहीं पे भी लिंक शेयर कर दूंगा। जैसे लेक्चर खत्म करते हो तो अगर तुमने वो कर भी रखी है, वापिस से उससे लगाओ, वही वाले एमसीक्यू तुम्हें देखने को मिलेंगे पेपर में भी। ब्रेन के ऑलमोस्ट जितने एमसीक्यू बन सकते हैं ऑलमोस्ट हमने उसमें कवर करने की कोशिश की है। ये थे तुम्हारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर तुम चाहते हो बाकी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर तो हमने डाल दिए, जिनके नहीं आए वो आए, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइए। आप नहीं लिख सकते कि सर और वीडियो लेक्चर लाओ, तो आप सिंपल जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए, मैं उसी से समझ जाऊंगा। अगर ज्यादा बच्चों ने उसका आंसर दिया तो बच्चे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोस हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।